तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्टार्स एंड स्टेप्स। एंड आज हमारा सेकंड वीडियो है एंड आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ द टॉपिक यूनिवर्स, जो हमने कल पढ़ा था। एंड यही अप्रोच मेरी रहने वाली है। मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, टॉपिक के कंसेप्ट बताऊँगा, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊँगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज से क्या है, जब आप किसी क्वेश्चंस की जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जो कंसेप्ट्स हैं या फिर जो आपके कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये मेरे बारे में, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम लक्षित सेन है। आई हैव क्लियर्ड द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस इन 2019 एंड 2021। मैंने एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर रखा है फॉर एनडीए 147 कोर्स फ्रॉम 2FSB मैसूर एंड आई हैव सिक्योर्ड एन AIR ऑफ 389। सो आई वॉज अ मैरिटन कैंडिडेट बट आई कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज आई गॉट मेडिकल आउट एंड करंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर आप एनडीए से या फिर एसएसबी से रिगार्डिंग आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में तो डाल ही सकते हैं। अदर देन दैट आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसकी जो PDF है मैं वो इस ग्रुप में अप डाल दूँगा। तो अगर आपको PDF चाहिए पढ़ने के लिए या फिर आप मुझसे डाउट भी पूछना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। ये मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी स्टार होता है उसका टेम्परेचर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का उसको उसको बताता है। तो वो क्या है? क्या वो ऑप्शन ए है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, या ऑप्शन बी है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, या ऑप्शन सी है टेम्परेचर, या फिर ल्यूमिनोसिटी? तो इसका सही आंसर होगा सी। तो किसी भी स्टार का जो टेम्परेचर होता है ना, वो उसके कलर से पता चलता है। अगर किसी भी स्टार का कलर ब्लू है यानी वो स्टार इज द हॉटेस्ट स्टार अमंग द स्टार्स। एंड अगर किसी भी स्टार का कलर रेड है तो दैट इज अ कोल्डेस्ट स्टार अमंग द स्टार्स। तो ये स्टार के कलर से हमें उसका टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डिफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। अब कोई भी जो एक स्टार्स है तो अगर एक डिफिनेट पैटर्न में है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको मिल्की वे बोलते हैं? अब मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डस्ट गैसेस एंड स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। मैं आपको जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उससे जो रिलेटेड टर्म्स है मैं आपको उनको रिवाइज भी कराता जाऊंगा, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो मिल्की वे तो एक गैलेक्सी है। ओके, अब गैलेक्सी में तो स्टार्स के अलावा डस्ट वगैरह भी होते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या है? तो कॉन्स्टलेशन ही इसका करेक्ट आंसर है। जब कोई भी स्टार एक डिफिनेट पैटर्न में अरेंज रहते हैं तो उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये हमारी अर्थ से विजिबल भी होते हैं। अलग अलग टाइप के कॉन्स्टलेशन यूनिवर्स में है। तो ओके, एंड्रोमेडा मैंने आपको बताया था इज द नियरेस्ट गैलेक्सी। इट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। एंड सोलर सिस्टम तो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं एंड 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ओके, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो मिल्की वे इज ए गैलेक्सी। इस क्वेश्चन का आंसर है कोई भी स्टार जब एक ग्रुप ऑफ स्टार जब किसी एक डिफाइनेड पैटर्न में अरेंज रहते हैं तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमीड, टाइटन, यूरोपा या ट्राइटन? तो जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो है गैनीमीड। ये जो सैटेलाइट है वो है जुपिटर की। ये जुपिटर की सैटेलाइट है। एंड सबसे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो कौन है? सैटर्न। सैटर्न की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे यूनिवर्स में है, ये ध्यान रखना। कितनी है? 82 नेचुरल सैटेलाइट्स है सैटर्न की। टाइटन मार्स की सैटेलाइट है, यूरोपा और ये सैटर्न की है। ओके, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये तो मैंने आपको बताई दिया पिछले क्वेश्चन में, इसका आंसर होगा सैटर्न। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले जुपिटर हुआ करता था। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो थे वो पहले जुपिटर के हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली सैटर्न के काफ़ी सारे नेचुरल सैटेलाइट्स वो डिस्कवर करे गए।
तो कई बुक्स में अभी भी जुपिटर चल रहा है, इसलिए मैं आपको एम्फोसाइज करके बता रहा हूँ कि जो सैटर्न है वो ऐसा प्लेनेट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज। अब न्यूक्लियर फ्यूल है तो मैंने आपको कल बताया था कि कोई सा भी स्टार हो, सन की अगर हम बात नहीं करें तो एक जनरलाइज भी अगर हम स्टार के बारे में देखें तो उनके अंदर जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइटर एलिमेंट्स है, जो लाइटर एलिमेंट्स है वो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेवियर एलिमेंट्स, ओके। तो लाइटर एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और जो स्टार्स होते हैं वो ज़्यादातर किस में, हाइड्रोजन और हीलियम के ही बने होते हैं। और न्यूक्लियर फिजन में हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन ही तो वो सोर्स है ना जो कि कन्वर्ट हो रहा है और जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सन का जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज, अब कौन सी है, फोटोस्फीयर, कोर, कोरोना या रेडिएटिव जोन। तो मैंने आपको बताया था फोटोस्फीयर तो वो सरफेस है जो हमें विजिबल होती है, विजिबल सरफेस है जो हमें दिखती है। कोर इज द सेंटर जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन अकर होता है। कोरोना इज द आउटर मोस्ट सरफेस। कोरोना मैंने आपको बताया था जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो सरफेस के आगे गैसेस कवर देता है, कोरोना भी सिमिलर कुछ उसी तरीके से एक सन के आउटर मोस्ट सरफेस है, क्योंकि सन के फोटोस्फीयर के बाद में कोरोना होता है और ये कुछ गैसेस टाइप का दिखता है। कल मैंने आपको वीडियो में एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करा था। तो कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर और ये हमको सोलर एक्लिप्स के टाइम पे विजिबल होता है कोरोना। रेडिएटिव जोन अगेन इज अ रेडिएटिव जोन अगेन इज अ लेयर ऑफ द सन जिससे कोर से आउटर सरफेस की तरफ एनर्जी रेडिएट होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रेडिएटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज। तो इसका ऑप्शन है वीनस। वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो रोटेशन है वो ज़्यादा लंबा है रिवोल्यूशन से। बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं उनका रिवोल्यूशन ज़्यादा लंबा है इंस्टेड ऑफ रोटेशन। अब कितना है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीनस का आप याद कर सकते हो, सारे प्लैनेट्स का याद करने का ज़रूरत नहीं है। वीनस का आप याद कर सकते हो क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज अलग से उसकी है। जैसे वीनस का एक मैंने बताया था कि अर्थ का ट्विन भी उसको बोलते हैं, वीनस को, वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। एंड ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। तो वीनस के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, बाकी हर प्लैनेट का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना, कंसिडर, फिर 3 स्टेटमेंट दे दिए, फिर उनमें से ऑप्शंस दे दिए, ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल थोड़ा फनी लैंग्वेज में बोले तो यूपीएससी का ये टूरू लव है, यूपीएससी का टूरू लव है ये आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बताऊँ क्या आती है कि बच्चों को होती है आधी अधूरी नॉलेज, आधे अधूरा पढ़ के चल जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि 3 स्टेटमेंट दिए ना, 3 में से 2 स्टेटमेंट तो आते हैं, तीसरा स्टेटमेंट के बारे में पता ही नहीं होता है कि है क्या। फिर वो लगाते हैं तुक्का, फिर वो बहादुरी दिखाते हैं, फिर वो तुक्का लगाते हैं। कोई सा भी ऑप्शन ए बी सी डी कर कुछ भी कर आ जाएंगे। फिर घर पे आके सोचते हैं कि यार हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे नाम आता है नहीं लिस्ट में, तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप भले ही से आप अपना एक बार अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अपना एक टाइम लो, आप एक बार आप नंबर ऑफ टॉपिक्स फिल्टर आउट करो कि मैं ये पढ़ूंगा। जो टॉपिक्स आप फिल्टर आउट करते हो ना उनको पूरी डेप्थ के साथ पढ़ो, उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, क्योंकि यूपीएससी अल्टीमेटली है कि हाँ एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, ये मैं मानता हूँ। आप कितना भी पढ़ के चल जाओ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यार ऐसा आ जाए कि इसके तो ये तो पता ही नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर वो ऐसा आता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ा है, उसको आप थोड़े भी डेप्थ में नहीं गए हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइजेस ऑर्बिटिंग द सन। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सन का ऑर्बिट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज ह्यूज एज 1000 किलोमीटर्स। तो ये भी सही है, हालांकि छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन बड़े भी होते हैं, तभी इनको प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है। थर्ड इज द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। अब ये सही है क्या? नहीं, जुपिटर और मार्स, ये दो वो प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में इन दोनों की जो बेल्ट है जहाँ पे एस्टेरॉइड्स लाई करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? द अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ all in our solar system. Second, the predominant element in the composition of Earth is silicon. Third, the sun contains 75% of the mass of the entire solar system. Fourth, the diameter of Mercury is larger than diameter of the Earth. अब इसमें से अगर आप एक, तो आपके पास ऐसे एमसीक्यूज को करने का एक तो होता है कि अगर आपको सही ऑप्शन पता हो तो आप सही ऑप्शन पर टिक कर दो, बाय चांस नहीं पता हो तो जो रॉन्ग लगते हैं उनको एलिमिनेट करते जाओ, ऑप्शन सामने दिख जाएगा। अब हालांकि इसमें तो ऑप्शन ए इज दी सही है, क्योंकि अर्थ ही सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो अर्थ की कंपोजिशन में वो सिलिकॉन नहीं है, वो है आयरन, क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो आयरन और निकल से बना है और उसमें भी मेजरली आयरन, तो उसका जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है ना वो आयरन है, ना कि सिलिकॉन। जो सन का है 75, नहीं भाई, मोर देन 99% मास of the solar system is of sun only, more than 99% of the mass. डी स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि मरकरी तो सब छोटा है, उसके बाद में वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, तो अर्थ मरकरी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला। ओके, असर्शन है द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। तो क्या करेक्ट है? तो हाँ जी, ये करेक्ट है असर्शन। हमें मतलब अर्थ पे हमेशा मून का एक ही फेस हमको दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है, इसमें रीज़न दिया हुआ है। द मून रोटेट अबाउट इस एक्सिस इन डेज विच इज अबाउट द सेम टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मून जो जितने दिन में रोटेशन करता है, लगभग लगभग उतने ही दिन में रिवोल्यूशन भी करता है। तो क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये नीचे कोड्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हमको आंसर करना है। तो ये असर्शन भी सही है और उसका जो रीज़न है वो भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्योंकि मून का जो है ना वो रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पीरियड में होता है, तो हमें उसका सिर्फ एक फेज दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रॉबेबल। यह है असर्शन। रीजन क्या दिया हुआ है? वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। तो हाँ, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉरी ग्रीन हाउस गैस। अब वो ग्रीन हाउस गैस है तो वो क्या हीट को ट्रैप कर लेती, हीट को जाने देती। एंड इसी वजह से वीनस सेकंड प्लैनेट होते हुए भी हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं, लेकिन वीनस है, क्योंकि उसके एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो हीट को ट्रैप कर लेती है। इसी वजह से जो कंडीशंस है ना वहाँ की, वो ह्यूमन लाइफ के लिए प्रोबेबल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट वाला। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gas held together by rocky and metallic material। तो करेक्ट है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि फ्रोजन कॉमेट्स जो होते तो फ्रोजन, लेकिन उनकी जो जैसे होता है ना न्यूक्लियाई, उसके ऊपर इनके ऊपर फ्रोजन गैसेस या फ्रोजन वाटर जम जाता है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। करेक्ट, अभी मैंने आपको बताया। वेल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ वीनस एंड मरकरी। नहीं भाई, तो ये हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं, और कूपर बेल्ट से भी ज़्यादा, मतलब काफ़ी इलेप्टिकल हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में करते हैं। जैसे सन है तो ये काफ़ी लंबी और हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। तो वीनस और मार्स के बीच में आने का तो वीनस और मरकरी के बीच में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब इसके आगे आप जाना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं जाना चाहो तो सीधा देख लो। सेकंड गलत, सेकंड गलत,
ऑल ऑफ द अबव ये गलत, ऑप्शन बचा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे कर लो, नहीं तो ऑप्शन सी भी पढ़ के वैसे कर दो, बात ऑप्शन सी में आने वाला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली टू प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। तो क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, क्योंकि सन के आसपास सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस से दो प्लैनेट ऐसे हैं जो अपोजिट ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, ना कि वेस्ट से ईस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो हाँ सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में है ना ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट। कई बार देगा करेक्ट, कई बार दे देगा वो इनकरेक्ट। अब वो ज़्यादातर केसेस में क्या करेक्ट देता है, और बच्चे के उस टाइम पे वो प्रेशर रहता है टाइम का और क्वेश्चंस का, तो वो प्रेशर के चक्कर में देखते नहीं है। अब वो देखेंगे नहीं ना, वो जरा सा करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पे करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगर यहीं पे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो हो जाता है डी, क्योंकि दोनों ही करेक्ट, मतलब दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है। तो करेक्ट इनकरेक्ट का देखना, अगर गलती हो गई ना तो वहाँ पे मार्क्स चले जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज द हार्ट स्पॉट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ। तो क्या करेक्ट है? तो हाँ भाई करेक्ट है, क्योंकि अर्थ की वजह से ही, सॉरी सन की वजह से ही हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है उसको जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ट्रैप करते हैं, फिर उससे उसको हर्बीवोर्स खाते हैं, फिर ऐसे पूरी फूड वेब बनता है, लेकिन अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो सन से ही आती है। तो सन इज द हार्ट स्पॉट एंड इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। अभी मैंने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर। तो इसका ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट तो सिर्फ ये है, तो वन ओनली, ऑप्शन ए, वन स्टेटमेंट वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन एनडीए 2008 के सेकंड पेपर में आ रखा है। ये क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। जब एक बार हमारा सिलेबस रैप अप हो जाएगा तो उसके बाद में जो पीवाईक्यूज़ है उसका मैं पूरी एक सीरीज लूँगा। पीवाईक्यूज़ में लास्ट आपके 3-4 साल के आपको पीवाईक्यूज़ ढंग से कराऊंगा। ओके, तो उसकी चिंता नहीं कि सर आप 2008 का करा रहे हो, तो मैं रिसेंट पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगा आपको। स्टेटमेंट है द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड एन, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मीन डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है। तो उसकी एक पोजीशन ऐसी आती है जब वो सन के सबसे पास में रहती है, उस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहीलियन। और जो वो कंडीशन जिसमें सबसे ज़्यादा दूर रहती है तो उसको बोलते हैं अपहीलियन। अपहीलियन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सन से अवे रहती है, अवे से ए से, तो यानी अपहीलियन दूर वाली पोजीशन, पेरीहीलियन पास में रहती है, प से पेरीहीलियन पास वाली पोजीशन। तो इन दोनों का जो मीन होता है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और इसकी डिस्टेंस होती है लगभग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, लाइट ईयर, बेसिकली लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो वो जितनी डिस्टेंस एक साल में ट्रैवल कर लेगी उसको लाइट ईयर बोलते हैं। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग भी, अगेन यूनिट तो लेंथ की है, लेकिन इसकी एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10। तो ये तो एटॉमिक लेवल पे जो डिस्टेंसेस होती है ना, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे, उस डिस्टेंस के लिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग यूज होती है। पैरालैक्टिक सेकंड होती एक डिस्टेंस यूनिटी है, लेकिन ये लाइट ईयर से भी बड़ी होती है। लाइट ईयर हम यूज़ कर सकते हैं कोई नियर बाय स्टार के लिए, लेकिन जो स्टार्स होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर लाइट ईयर्स दूर होते हैं, तो उनके लिए पैरालैक्टिक सेकंड यूज आती है। एंड एस्ट्रोनॉमी में जो जो लार्जर डिस्टेंस होते हैं, जो सोलर सिस्टम के बाहर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए पैरालैक्टिक सेकंड यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड द सन इज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स। Imagine a situation in which the earth goes around the sun on a circular path. Which one among the following would result in under the situation? अब भाई जैसे हमारा अर्थ है वो
एलिप्टिकल पाथ है, इसी की जगह मान लो अगर सर्कुलर पाथ हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन दे रखे, नो डिफरेंस, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन द सीजन्स विल बी रिड्यूस्ड। थर्ड, द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट। फोर्थ, द अर्थ वुड बिकम वेरी कोल्ड। तो क्योंकि वो अर्थ जो है वो उसके पास में रिवॉल्व कर रही है, तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंस है ना सीजन्स का, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि अर्थ एक पोजीशन पे काफ़ी दूर रहती है, काफ़ी पास रहती है, और साथ साथ में जो जो एक्सेस पे जो टिल्ट है उसका भी फ़र्क आता है। तो इन दोनों की वजह से, अब क्योंकि डिस्टेंस तो रही नहीं, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस है ना जो सीजन्स में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सीजन्स रहेंगे सही, लेकिन जो अभी जो एक्सट्रीम जो डिफरेंस आता है कि कई बार हम जैसे कभी तो बहुत ठंड पड़ती है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, वो डिफरेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन क्या है? प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर, तो करेक्ट है, ब्लू कलर का ही दिखता है, अपन ने कल पिक्चर में भी देखा था लेक्चर में। द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमोसफियर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, तो हाँ ट्रू है। एक्चुअली इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनने थे, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, नन ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम। तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर है मेरी मेरी साइड से, इसको हटा देना। तो अगर इसके ऑप्शन होंगे ना, तो अगर इसमें ऑप्शन होंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ओके। क्योंकि नेपच्यून ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर मीथेन गैस की प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर का वो हमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड टेम्परेचर ओनली, साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, साइज टेम्परेचर एंड मास, साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि उसके कलर से तो हमें उसका टेम्परेचर पता चलता है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस में और भी तो फैक्टर रहेंगे। अब मान लो एक स्टार बहुत बड़ा है, तो हमें वो आसानी से दिख जाएगा, आसानी से दिख जाएगा, तो हमें उसकी ब्राइटनेस भी दिख जाएगी। लेकिन वही अगर वो स्टार बहुत छोटा है तो उसकी ब्राइटनेस कम रहेगी। सेकेंडली, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन सॉरी नॉट बी, ऑप्शन डी। उसका साइज, उसका टेम्परेचर एंड उसका डिस्टेंस, तीनों ही चीज़ें मैटर करेगी जब उसकी ब्राइटनेस की बात आती है। और जब टेम्परेचर की बात आती है तो सिर्फ कलर, कलर से उसका हम टेम्परेचर पता लगाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन? सन के बाद में सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुराई। इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, अगर हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। प्रोक्सिमा का इसको सेंचुरी बोलते हैं। तो ये CDS 2019 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ। तो प्रोक्सिमा सेंचुराई इज द नियरेस्ट स्टार आफ्टर द आवर सन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। एंड बताना मुझे आप अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट में आप अपने फीडबैक, अपने सजेशन बताना कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ ये कैसे लग रहे हैं, और इसमें अगर आपको चेंज चाहते हो तो भी बताना। एंड अगेन, इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको मेरा जो एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ वो आपको सही लगता है, देन प्लीज़ सपोर्ट बाय लाइकिंग, शेयरिंग, शेयरिंग टू द रिलेवेंट पीपल जिनको सच में पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको रिलेवेंट कंटेंट, जिनको एनडीए के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एनडीए क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं, रिटर्न में क्या पूछा जाता है, एसएसबी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।